नमस्कार। क्लास 11th के लिए आज हम चैप्टर 2 मात्रक और मापन के लिए लेक्चर 10 पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में। हमने इस चैप्टर में सबसे शुरुआत में पढ़ा था कि भौतिक राशियां क्या होती हैं और वे कितने प्रकार की होती हैं। मूल रूप से हमारे पास 7 भौतिक राशियां हैं जिनके पदों में अन्य भौतिक राशियां हम परिभाषित कर सकते हैं और इन राशियों को जो कि मूल राशियों से निकाली जाती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां हम कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशियां जो हैं कैसे पता चल जाए किसी सूत्र को देखकर कि वो किन मूल राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं भौतिक राशियों की विमाएं, वह हमें ये बताएगा कि इस व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर किस प्रकार कितनी घात से निर्भर करती हैं, कौन कौन सी मूल राशियों पर कोई व्युत्पन्न राशि निर्भर करती है, ये सब कुछ हम यहाँ पर पता लगा पाएंगे। हम किसी बिंदु की स्थिति इस त्रिविमीय आकाश में दर्शाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 3 विमाओं को लेते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं और हम उसको कहते हैं कि भाई ये जो बिंदु है यह इस अक्ष पे इतना निर्देशांक, इस अक्ष पे इतना, इस अक्ष पे इतना निर्देशांक है और इस बिंदु को हम XYZ कह सकते हैं, जहाँ X, Y और Z तीनों विमाओं पर क्रमशः निर्देशांक हैं। किसी भी स्थिति को दर्शाने के लिए हमें 3 मूल दिशाओं की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि हमारे पास 7 मूल राशियां हैं और ये इस प्रकार से व्यवहार करती हैं जैसे कि 7 मूल विमाएं हों, तो हम इस तरह से कहते हैं कि जो 7 मूल राशियां हैं कौन कौन सी हैं, याद कीजिए मन में, कौन सी थी। सबसे पहले लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये 3 तो हर बच्चे को हर समय याद रहती है। चौथी याद रहती है बच्चों को विद्युत धारा, और एक और याद आ जाती है धीरे धीरे करके तापमान। लेकिन उन्हें क्या याद नहीं रहते, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये भी लेकिन थोड़ा थोड़ा करके फिर ध्यान आने लग जाता है। यहाँ पे जब हम विमाएं दर्शाएंगे तो प्रतीक क्या लेंगे, प्रत्येक मूल राशि का व्युत्पन्न राशि है उसकी विमा दर्शाने के लिए हम ये बताने के लिए कि वह मूल राशि पर कितनी निर्भर कर रही है, हमने हर मूल राशि को एक चिन्ह दे दिया है। लंबाई के लिए हम इंग्लिश में लेंथ वर्ड यूज करते हैं, इसलिए इसको हमने L से प्रदर्शित किया। समय को हम टाइम कहते हैं, इसलिए हमने इसको T से प्रदर्शित किया। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है, इसलिए हमने इसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया। धारा को एम्पियर में नापा जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमने A का इस्तेमाल किया कैपिटल, और तापमान को केल्विन में नापा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर केल्विन का उपयोग कर रहे हैं। थीटा का भी उपयोग किया जाता है कई बुक्स में। ज्योति तीव्रता, इसको हम कैंडेला में नापते हैं, इसीलिए इसकी जो विमा है उसको हम CD से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसकी इकाई क्या है, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मोल में नापी जाती है, इसीलिए हम इसको मोल में MOL लिख करके यहाँ पर इसकी विमाओं को दर्शाने का प्रयास करते हैं। किसी भौतिक राशि की विमा जब हम इन मूल राशियों पे बताएंगे तो इन मूल राशियों का चिन्ह क्या लेंगे, L लंबाई, T टाइम, M द्रव्यमान, विद्युत धारा के लिए A और तापमान के लिए K, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला CD और पदार्थ की मात्रा के लिए MOL। तो आइए अब हम देखते हैं कि विमाएं आखिर कहते किसको हैं। सही है, तो अगर हम किसी अन्य राशि की बात करें, व्युत्पन्न राशि की जो सबसे सिंपल हो और मूल राशियों पर निर्भर करती हो, इनसे निकली हो, तो इसके लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले 2 राशियां आती हैं। ठीक है, क्या लंबाई पर, जो हम सबसे ज़्यादा पढ़ते आए हैं, लंबाई पर कौन निर्भर करता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है एक व्युत्पन्न राशि। किस पर निर्भर करती है, अगर आप इसके क्षेत्रफल जब आप निकालते थे 10th क्लास में तो आपने ज्यामितीय वस्तुओं को पढ़ा है, ज्यामितीय आकृतियों को, वृत्त पढ़ा है आपने त्रिभुज पढ़ा है, आपने रेक्टेंगल आयत पढ़ा है, आपने स्क्वायर पढ़ा है आपने। तो वृत्त के लिए क्षेत्रफल कितना होता है, πr², ये वृत्त के लिए हो गया। आप अगर स्क्वायर के लिए, वर्ग के लिए देखें तो a² भुजा का स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया वर्ग के लिए। आयत के लिए अगर आप देखें तो आपको L × B हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपका आयत का हो गया। अगर आप किसी ट्राइंगल के लिए देखें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस प्रकार से आप निकाल पाते हैं। आप सभी सूत्रों को देखिए, इनमें आपको
नंबर भी मिल सकता है, पाई मिल रहा है यहाँ पे हमें हाफ मिल रहा है, कांस्टेंट नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन साथ में क्या मिल रहा है, किसी लंबाई को हमने या तो वर्ग कर दिया है जैसे इन दो सूत्रों में किया है, और यहाँ पर हमने दो लंबाइयाँ गुणा की है, यहाँ पर भी हमने दो लंबाइयाँ गुणा की है। किसी भी ज्यामितीय आकृति का आप क्षेत्रफल लीजिए, हमेशा उसमें आपको दो लंबाइयाँ मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई देंगी। तो अगर हम कहें कि हम क्षेत्रफल के लिए जानना चाहते हैं कि ये किस मूल राशि पर निर्भर करता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सूत्र में जो भी राशि होती है हम उसको अपने मूल रूप में लिख लेते हैं। अगर ये लंबाई है तो पाई तो क्योंकि नंबर है, और नंबर्स की कोई विमा नहीं होती क्योंकि नंबर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, नंबर को किसी मूल राशि की आवश्यकता नहीं होती है। तो नंबर्स के जोड़कर हम कोई विमा नहीं देखते हैं, हमेशा नंबर कैसे रहेंगे, विमाहीन रहेंगे। तो पाई का कोई विमा नहीं है। आर जो है वह क्या है, लंबाई है। क्या है ये, वृत्त के लिए त्रिज्या। और त्रिज्या कैसे नापते हैं आप, कब किन इकाइयों में नापते हैं, 2 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर, 0.25 मीटर लंबाई में नापते हैं ना। तो त्रिज्या क्या है, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी है, लंबाई है। तो इसको हम लिखते हैं लंबाई। और क्योंकि यहाँ पे कितना घात पर है, 2 घात पर है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा के लिख दिया। हमें पता चला जो क्षेत्रफल है वह किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, और कितनी घात से निर्भर करता है, 2 घात से। अगर आप इस सूत्र में भी देखें तो भुजा जो है, वर्ग की जो भुजा है वह भी लंबाई है, उसे भी आप मीटर में ही नापते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें तो भी क्या बनेगा आपको, L स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप देखें तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी अपने आप में मीटर में, और चौड़ाई को नाम चौड़ाई दे दिया है ना, पर है क्या, वो भी दूरी है। तो L इंटू L। यहाँ पे देखिए आप, नंबर हाफ 1/2 का कोई विमान नहीं है, स्वतंत्र है, नंबर्स अपने आप में परिभाषित है। हमें पता है 2 का क्या मतलब है, हमें पता है आधे का मतलब क्या है, ठीक है ना, हमें उसको किसी की आवश्यकता नहीं है समझाने के लिए। फिर अगर यहाँ पे आप देखिए आधार, फिर वो भी लंबाई, और ऊंचाई वो भी लंबाई। आप किसी भी सूत्र को लेकर चलें, क्षेत्रफल के लिए आपको पता चला कि क्षेत्रफल जब लिया जाएगा तो वह किस पर निर्भर करेगा, लंबाई पर, और कितनी घात से निर्भर करेगा, 2 घात से। तो किसी भी मूल राशि पर जो घात आती है किसी व्युत्पन्न राशि के लिए, उस घात को हम क्या कहते हैं, उस घात को कहा जाता है विमा। ठीक है, जब हमने ढूंढा कि भाई क्षेत्रफल किस राशि पर निर्भर करता है, तो सूत्र देखा, और सूत्र में देखा कि भाई बाकी तो नंबर्स हैं, और जो बाकी सूत्र में लिखे गए हैं वो क्या है, लंबाइयाँ हैं। अब लंबाइयाँ हैं तो लंबाइयों को L लिख दिया, और हर सूत्र में हमें L की घात कितनी मिली, 2। तो हमें पाया कि 7 में से क्षेत्रफल सिर्फ किस पर निर्भर करता है, लंबाई L पर, और कितनी घात से निर्भर करता है, 2 घात से। और जब हमें पता चला कि 2 घात है तो घात ही क्या कहलाती है, विमा। इसका हम एक और एग्जाम्पल लेके चलें। मान लीजिए पहली राशि हमने क्षेत्रफल ली, हम दूसरी राशि लेके चले आयतन। ये आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें आपको निकालनी चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे विमाओं की, उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। आयतन अगर हम घन के लिए लें, ठीक है, तो कितना होता है, a क्यूब, भुजा का क्यूब। अगर हम अगर हम आयतन जो है वह गोले के लिए लें तो कितना होता है सूत्र, आपको सब 10th में पढ़ा है, ताज़ा याद होगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अगर हम सिलेंडर के लिए लें, बेलन के लिए लें, तो बेलन का आधार कितना, पाई r स्क्वायर, और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो आयतन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। a भुजा है, लंबाई है, लंबाई की घात कितनी, 3। 4/3 नंबर है, पाई नंबर है, इनकी कोई विमा नहीं होगी। r क्या है, त्रिज्या, वो भी क्या है, लंबाई है। घात कितनी, 3। पाई का कोई यहाँ पर विमा नहीं है, पाई इज अ कांस्टेंट नंबर। r जो है, r त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, 2 घात, ऊंचाई भी लंबाई है, इसीलिए आपने L ले लिया। सभी को देखिए L की घात 3 मिली आपको। तो आयतन जो है, आयतन एक ऐसी राशि है जो लंबाई पर निर्भर करती है और कितनी विमा से निर्भर करती है, 3। सही है। तो जो घात हमें मूल राशियों पर मिलती है वह उस व्युत्पन्न राशि की विमा होती है। ठीक है। अब यहाँ पर तो अभी जो 2 हमने राशियाँ देखी हैं वो कैसी हैं, वो दोनों ही लंबाई पर ही निर्भर कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य राशियां भी सब एक एक मूल राशियों पर ही निर्भर होती है। मूल राशियों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे L है, M और T नहीं है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए M0 L2
T0 भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? M0 L3 T0। इसको देखकर क्या समझेंगे कि यह एम्पेयर और टी पर निर्भर नहीं करती। अगर कोई राशि किसी मूल राशि पर निर्भर नहीं करती तो हम उसके ऊपर विमा 0 लिख सकते हैं, घात 0 लिख सकते हैं, या फिर उन्हें हटा करके अगर मैं इसको L2 को देख रही हूँ तो मेरे को दिमाग में अपने आप क्लियर है कि ये सिर्फ क्षेत्रफल सिर्फ लंबाई पर निर्भर करता है, बाकी ऊपर निर्भर नहीं करता। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर राशियाँ MLT तीनों पर निर्भर करती हैं, हमें जो कॉम्बिनेशंस मिलते हैं वो MLT तीनों के मिलते हैं, तो हम अगर इसको इस तरह लिखें तो भी हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम अन्य राशियों के लिए भी विमीय सूत्र निकालते हैं। फिर हम परिभाषित करेंगे विमीय सूत्र को कि विमीय सूत्र होता क्या है। तो अब हम तीसरी राशि देखते हैं, और तीसरी राशि हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे तीसरी राशि द्रव्यमान घनत्व, या अभी सिर्फ हम उसको क्या लिख देते हैं? घनत्व ही लिख देते हैं। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। सबको याद होगा, क्योंकि द्रव्यमान स्वयं में क्या है? मूल राशि है। इसको आप यहाँ पर एक ही घात है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? m। आयतन के लिए आप जानते हैं आयतन कौन सी मूल राशि पर निर्भर करता है? अभी अभी हमने देखा था, ये लंबाई पर निर्भर करता है और कितनी घात से करता है? 3 घात से करता है। ठीक है, तो अगर घनत्व के लिए हम देखें तो घनत्व में कौन कौन मिला? द्रव्यमान भी मिला और लंबाई भी मिली। नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, घात कितनी हो जाएगी? -3। तो हमें पता चला जो घनत्व है वह घनत्व के लिए अगर हम विमाएं देखें तो वह द्रव्यमान और लंबाई पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर विमा कितनी है? घात कितनी है? 1, और लंबाई पर कितनी है? -3। तो ये हमें विमाएं मिल गई किसकी? घनत्व की। अब अगर हम एक और राशि देखते हैं, दूरी। दूरी आप चाहे तो बोले त्रिज्या, आप चाहे तो बोले भुजा, आप चाहे तो बोले लंबाई, आप बोले चौड़ाई, आप बोले कुछ भी, जो भी आप लंबाई के रूप में नाप रहे हैं, सबकी विमा कितनी? L। ठीक है, अगर हम बात करें चाल की तो चाल परिभाषित की गई है दूरी बटा समय से। ठीक है, और इसी के साथ मैं लिख देती हूँ एक और राशि वेग। वेग परिभाषित किया गया है विस्थापन बटे समय से। ठीक है, विस्थापन और समय में क्या अंतर है? आपको जाना है घर से स्कूल, ठीक है, बाइक है आपके पास, उसमें पेट्रोल है। अब आज थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा है तो क्या करें? तो ऐसा करते हैं 2-4 दोस्तों को भी लेके चलते हैं। तो हम घर से स्कूल नहीं गए सीधे, किधर गए? हम एक फ्रेंड के यहाँ, फिर दूसरे फ्रेंड के यहाँ उसको लिया, फिर जाकर स्कूल गए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए फ्रेंड्स इनको नहीं लेना होता, किसको लेना होता? इसको भी लेना होता, इसको भी लेना होता, और फिर स्कूल जाना होता। सही है। अगर मान लीजिए एक बहुत ही दूर वाला फ्रेंड है, उसका फ़ोन आ गया, अरे यार मेरे को ले चलना, तो उसके घर भी जा कर के जाना होता। सही है। 3 पथ से गए, पहला पथ, दूसरा पथ, तीसरा पथ। तीनों पथों से गए तो तीनों अलग अलग पथ थे, तीनों की लंबाइयाँ अलग अलग थी। जो दूरी आपने गाड़ी से तय की वो यहाँ पर अगर 4 किलोमीटर दिखाई गई, यहाँ पर अगर 3 किलोमीटर वो हुई, और यहाँ पर अगर वो 6 किलोमीटर हुई, तो दूरी तो अलग अलग थी सबकी। आपने अपनी गाड़ी में देखा कितना किलोमीटर चलाया मैंने, तो आपको एक में 4 किलोमीटर मिलता है, एक में 3 मिलता है, एक में 6 मिलता है, तो दूरी तो बदल गई। लेकिन आप जहाँ आरंभिक स्थिति से गए थे, आप फाइनली पहुँचे कहाँ? स्कूल। आपकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ? इस स्ट्रेट लाइन के बराबर आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो दूरी होती है वास्तविक पथ की लंबाई, इसे दूरी कहते हैं, और आपकी आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं विस्थापन। विस्थापन भी एक विशेष प्रकार की दूरी होती है, लेकिन ये हमेशा इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है? आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। तो विस्थापन भी दूरी है, दूरी तो दूरी है ही सही। तो यहाँ पर अगर हम देखें, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कैसी होती है? लंबाई, तो इसको आप लिख सकते हैं L, समय को आप लिख सकते हैं T। यहाँ विस्थापन भी एक तरह की लंबाई है, इसको आप लिख सकते हैं L, समय को आप लिख सकते हैं T। चाल और वेग दोनों के लिए आप देखते हैं कि हमारे पास सूत्र बनता है LT-1, यानी कि चाल और वेग दोनों ही राशियाँ लंबाई और समय पर निर्भर करती हैं। लंबाई पर 1 घात से और समय पर -1 घात से। तो अब तक हमें क्लियर हो जाना चाहिए
कि सारी जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो किन्हीं न किन्हीं मूल राशियों पर निर्भर करेंगी और उन मूल राशियों पर वह कितनी घात से निर्भर करती हैं, ये घात ही विमा कहलाती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो आइए अब हम आगे शुरू करते हैं, अपनी परिभाषा को बोलते हैं। व्युत्पन्न राशियां जिन घातों से मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें हम उनकी विमाएं कहते हैं। कुछ और राशियों के हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या देखा? क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग और चाल। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख लें, वेग और चाल दोनों की हमें विमाएं कैसी मिली? Lt-1। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो वेग और चाल हैं, जो औसत वेग, औसत चाल, जितने भी आप वेग चाल अंतर देखेंगे, वेग का अंतर, चाल का अंतर, सबकी विमाएं कितनी होने वाली है? Lt-1। और ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं तुल्य राशियाँ। तुल्य राशियाँ मतलब ये नहीं इनके वैल्यूज़ बराबर होते हैं, वैल्यूज़ बराबर नहीं होंगे, परिमाण बराबर नहीं होंगे। बराबर क्या है? इनका प्रकार एक जैसा है। ये एक जैसी मूल राशियों पर एक जैसी घातों से निर्भर करती हैं, इसीलिए हम इनको तुल्य राशियाँ भौतिक विमाओं के रूप में कह रहे हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। सबसे पहले 5 राशियों के लिए हम देख चुके थे, शायद 6 राशियों के लिए हम देख चुके थे। अब हम 7 नंबर पे चलते हैं और 7 नंबर किसको बोलते हैं? त्वरण को बोलते हैं। ठीक है, त्वरण को बोलते नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं 7 नंबर पे त्वरण ले रही हूँ। तो त्वरण कैसे परिभाषित किया गया है? वेग में परिवर्तन बटे समय, जितना भी लिया गया हो वो समय को हम भाग दे देते हैं। चूंकि मैंने अभी आपसे कहा वेग का परिवर्तन भी वेग के ही तुल्य होता है। जी हाँ, अगर मैं 4 मीटर प्रति सेकंड में से 2 मीटर प्रति सेकंड घटाऊं तो मुझे 2 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा, मतलब वेग का परिवर्तन भी वेग की विमा रखेगा। तो वेग में परिवर्तन को हम वेग की विमा से शो करेंगे Lt-1 और समय को हम लिखेंगे t। अगर आप इसको ऊपर लेके जाइए आपको मिलेगा Lt-2। तो यहाँ तो हमने देखा त्वरण के लिए हमें विमीय सूत्र मिलता है Lt-2। यहाँ हमें पता चलता है कि ये त्वरण जो राशि है वह लंबाई पर समय पर निर्भर करती है और L पर 1 घात से T पर -2 घात से ये निर्भर करती है। तो जो विमाएं यहाँ पर त्वरण की हमें मिली वो लंबाई पर 1 और समय पर -2 मिली। अगर हम 8 नंबर की राशि लें बल, तो बल किसके रूप में परिभाषित किया गया है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान स्वयं में क्या है? मूल राशि है, इसको आप m से प्रदर्शित कर सकते हैं। त्वरण के लिए आप जानते हैं कि यह L और T पर इस प्रकार से निर्भर करता है। अगर हम इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये हो जाएगा mLt-2, जो कि किसके लिए हमें बता रहा है? बल के लिए, कि बल द्रव्यमान पर, लंबाई पर और समय पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर 1 घात से, लंबाई पर 1 घात से और T पर समय पर -2 घात से निर्भर करता है। अगर हम यहाँ पर कहें प्रेशर की बात करें, प्रेशर यानी कि दाब, आपको ध्यान है प्रेशर आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। 9 नंबर की राशि आई है यहाँ पर, दाब इसको कहते हैं हिंदी में, और आप कहते हैं बल बटा अभिलंबवत बल बटा क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है। और बल को आपने देखा अभी कैसे हमने देखा कि ये इन 3 राशियों पर इस तरह से निर्भर कर रहा है। क्षेत्रफल के लिए आप जानते हैं यह 2 घात से निर्भर करता है, तो आप ऊपर लिखेंगे, बोलेंगे mL-1, 2 ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, और ये T-2, ये किसका हो गया? दाब का। इस प्रकार से हम बहुत सारी जो व्युत्पन्न राशियां हैं हमारे पास, उन सभी के लिए मूल राशियों पर वो किस प्रकार से निर्भर करती हैं ये ज्ञात कर सकते हैं। और जो अभी परिभाषाएं हमने देखी, जैसे कि त्वरण के लिए लंबाई पर 1 घात और T पर -2 घात, ये जो घात हैं ये विमाएं हैं। यह व्यंजक बता रहा है बल एक ऐसी राशि है जो द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर निर्भर करती है और 1 और क्रमशः -2 घातों से निर्भर करती है। तो वह व्यंजक, यहाँ पर हम एक और परिभाषा दे सकते हैं, वह व्यंजक जो किसी व्युत्पन्न राशि की सभी मूल राशियों पर निर्भरता को विमाओं के रूप में प्रदर्शित करता है, उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे कि ये बल का विमीय सूत्र है, ये जो है वह दाब का विमीय सूत्र है, ये जो है ये त्वरण का विमीय सूत्र है, ये चाल का विमीय सूत्र है। तो ये जो व्यंजक है, जो कैपिटल, जो बिग ब्रैकेट में रखा गया है, इसको हम क्या कह रहे हैं? विमीय सूत्र। विशेषता होती है कि यह एक साथ किसी मूल व्युत्पन्न राशि की सभी मूल राशियों पर निर्भरता को विमाओं के रूप में प्रदर्शित कर पाता है। ठीक है, अब लास्ट में हम एक और चीज देख लेते हैं, विमीय समीकरण। समीकरण आज का हमारा इस लेक्चर में लास्ट
पॉइंट है। और इसके बाद हम विमीय समीकरणों की एप्लीकेशन के साथ में लेक्चर 11 में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो विमीय समीकरण क्या होती है, देखिए अभी तक हमने देखा क्षेत्रफल के लिए यदि मैं A लिख दूं तो A बराबर L2, अगर मैं आयतन के लिए V लिख दूं या आयतन ही लिख दूं V बराबर L3। अगर हम बात करें वेग की या चाल की तो V बराबर Lt-1। अगर हम बात करें त्वरण की, A कह दें उसको, तो आपके पास कितना आता है त्वरण के लिए, आपकी सूत्र कितनी आई थी Lt-2। अगर हम बल F के लिए कह दें बराबर mL-T-2, ठीक है। अगर हम दाब के लिए कह दें mL-1T-2, दाब के लिए हम इसको कह रहे हैं, दाब को हम P से प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हम बात करें घनत्व की और इसको रो से प्रदर्शित करके लिखें mL-3, सही है। तो हमने देखा हम किसी भौतिक राशि को इक्वेट कर रहे हैं भौतिक राशि की विमाओं के सूत्र से। तो भौतिक राशि को जब हम विमीय सूत्र से उसकी तुल्यता प्रदर्शित करते हैं तो हम इस समीकरण को क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से बराबर लिखने पर हमें विमीय समीकरण प्राप्त होती हैं, हमें विमीय समीकरण प्राप्त होती हैं। आप अगर घर पर चाहें तो ऊर्जा के लिए होमवर्क एक तरह से कह सकते हैं, ऊर्जा का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। आप ऊर्जा के लिए सूत्र यूज कर सकते हैं हाफ mv², चाहे गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र पढ़ा है mgh। तो आप ऊर्जा के लिए और कार्य का सूत्र आपने पढ़ा है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। ये सारी जो आप दोनों कैलकुलेशन है करके आप देख सकते हैं। और आज के लिए लेक्चर फिनिश होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।